प्रफुल्ल भाई, लेकिन एक जो है ईरान ने जो कहा है उसमें मुझे एक तार दिख रहा है कि हमारा देश भले नेहरू जी को गालियां देते हुए आगे 11 साल से शासन चल रहा है, हालांकि इसके पहले से 100 साल से गालियां दी जा रही है, लेकिन ये 11 साल से गालियां बढ़ गई। हर बात पे नेहरू, कुछ तो बाकायदा बिठाए गए हैं कि नेहरू को कितना गाली दे सकते हो, झूठ की भी चीजें निकालो। ईरान कह रहा है कि जो नॉन अलाइनमेंट देश देश जो है वो सब साथ में आए और इसका मुकाबला करें, शांति चाहिए दुनिया में। क्या लग रहा है कि नॉन अलाइनमेंट की जो है जगह फिर से बढ़ने वाली है, और क्या आपको लग रहा है कि ये जो ईरान कह रहा है, भारत तो अब नहीं कह रहा, लेकिन ईरान ये कह रहा है, किस तरह से देख रहे हैं पूरे प्रकरण? जी नमस्कार। ये बात तो बिल्कुल ईरान की बात बिल्कुल सही है। इसलिए सही है कि मैं दो एंगल से इसको कहता हूँ। पहले ये कहता हूँ कि वहां पर उसके जो सलाहकार और जो सैनिक अध्यक्ष, सेनाध्यक्ष और प्रमुख सैनिक अधिकारी मारे गए हैं और जो परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, तो कम से कम परमाणु वैज्ञानिकों और देश के दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों को और जो भी प्रभावी लोग हैं जो सरकारों को प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं, तो उनको भी सलाह देनी चाहिए वैज्ञानिकों को कि इस तरह की अब जो शोध मतलब कार्य करके परमाणु हथियार जैसे संवेदनशील हथियार इन सनकी नेताओं को न सौंपें, और इन सनकी नेताओं से मुक्ति पाने का ये समय है, क्योंकि इनके भरोसे दुनिया और मानवता बिल्कुल खतरे में। और ईरान ने जो कहा है, देखिए ईरान की इतनी बड़ी क्षति हुई है, अभी भी उन्होंने मूवमेंट की बात बोल रहा है, गुटनिरपेक्ष की बात बोल रहे हैं। अभी बिल्कुल सही कहा सुनील सर ने कि और भारत भूषण सर ने कि जब अमेरिका पर जब इराक पर आक्रमण हुआ, जब ईरान और इराक को आपस में लड़ाया गया कुवैत के मामला के पहले, तो ये तो चरित्र रहा ही है साम्राज्यवादियों का। वो लड़ाते हैं और फिर सब एक साथ हो जाते हैं, बाकी सब तमाशा देखते हैं। उस ढंग से कोई वैज्ञानिक शोध हुआ नहीं, उस ढंग से अपने सामरिक शक्ति उनकी हुई नहीं। वो यही था कि उनके पास खजाना था, खजाना से अपना काम चल रहा था। जब जब अमेरिका ने उनके संघर्ष किया, सद्दाम हुसैन से भी संघर्ष क्या था? संघर्ष ये था कि वो पेट्रोल का कारोबार जो है, सो क्रूड ऑयल का कारोबार अमेरिका खुद करना चाहता था, और सद्दाम हुसैन ने कहा जब ओपेक बनाया तो क्या कहा कि नहीं, इसे हम लोग खाड़ी के देश के लोग करें। यही तो बात थी, लड़ाई तो ही शुरू हुई। और आज परमाणु हथियार को लेकर के उसका एक बहाना बनाए कर रहा है। इराक को भी तो जैविक हथियार के मामले में कहा के किया गया था, और आप बनाए परमाणु हथियार तो बहुत अच्छा है, दुनिया के दूसरे लोग बनाए तो बहुत खतरा है। आपको लग रहा है कि नहीं, इसको यहूदी और दूसरे ढंग से इसको जोड़ करके जो देख रहे हैं, यरूशलेम वगैरह का मामला है। निश्चित रूप से जो विश्व युद्ध की इसकी आहट की आप बात कर रहे थे, आहट तो है, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय की जो परिस्थिति थी, राजनीतिक परिस्थिति, कूटनीतिक परिस्थिति, वो बिल्कुल भिन्न थी, और तकनीक का इतना जबरदस्त इस्तेमाल नहीं था। परमाणु युद्ध हमला जरूर हुआ था, परमाणु अटैक हुआ था, लेकिन उसे ठीक ठीक परमाणु युद्ध कहा जाए कि नहीं कहा जाए, या उसे परमाणु के संदर्भ में किस तरह परिभाषित किया जाए, यह फिलहाल तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक अटैक हुआ था परमाणु बम का, 2 अटैक हुए थे, वो तो ठीक है, लेकिन परस्पर नहीं हुआ था, एक्सचेंज नहीं हुआ था। इस समय जो एक्सचेंज की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो जो भी हो, तो दुनिया में तो ये काम तो करना ही चाहिए। और जो अगर विश्व युद्ध होगा तो इसके 2-3 कैरेक्टर मैं जल्दी से आपसे कह दूं। एक तो स्टेट टू स्टेट फाइट अलग होगा, लेकिन प्रत्येक देश में एक इनर फाइट भी होगा, इसको आप गृह युद्ध भी कह सकते हैं। कि घरेलू स्तर पर भी जो विभिन्न तरह के उनके जो ये है उसको वो बांट के रखेंगे, उसमें राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जब मैं फिर कहूं, एक बार कहने का जोखिम चर्चा बहुत नहीं होती है कि रिवर्स ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को बुस्टअप करता है। लेकिन अगर नेशनलिज्म बुस्टअप हो जाएगा तो साम्राज्यवाद की शक्तियों के को खिलाफ चला जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि रिवर्स ग्लोबलाइजेशन तो हो, लेकिन उस अर्थ में नेशनलिज्म बुस्टअप नहीं हो। अमेरिका को यह हक हासिल रहेगा कि वो मांगा करे, वो अमेरिका फर्स्ट करे, वो जो करना है करे, लेकिन भारत नहीं कह सकता है कि भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। अगर भारत कहता है
तो एक जुमला होता है, उसको वो होने नहीं दिया जाएगा। अगर ईरान कहता है ईरान फर्स्ट, तो ईरान को होने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ अमेरिका फर्स्ट रहेगा, न सिर्फ देशवासी के लिए बल्कि बाहर के लोगों के लिए। ये बात तो मनीष सर ठीक ही बोल रहे थे कि इजराइल की महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ी हुई है और वो अपना लक्षण दिखा रहा है। तो वो तो जिसको आप देखिए कि जिस आतंकवादी या जिस अविवेक को आप प्रश्रय देते हैं, अंततः वह अविवेक आप पर ही हमला करता है। भस्मासुर की मिथ में जाए तो भस्मासुर की कथा है। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो ये होगा कि बाहरी स्तर पर स्टेट टू स्टेट अलग फाइट होगा, नॉन स्टेट एक्टर्स के अलग ग्रुप होंगे। और इसलिए जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये दो ध्रुवों या दो खेमों के बीच का यह विश्व युद्ध नहीं होगा, इसमें कम से कम 3 खेमा तो होगा ही, और जिसका इशारा ईरान ने किया है। लेकिन अब उसकी मुसीबत ये है कि अगर एशिया के संदर्भ से देखें, इस बार वो चाह रहे हैं कि सारा झमेला एशिया के माथे पर, पिछली बार भी एशिया नहीं भोगा था, और वो चाह रहे हैं कि इस बार ये ईपी सेंटर इसको बना दिया जाए। एशिया आक्रमण का माने जैसा वो शिकार बना हो तो सभी जानते हैं। लेकिन इस बार वो चाहते हैं इसका ईपी सेंटर यही हो, यही कहीं वो ईपी सेंटर खोज रहे हैं, और इस ईपी सेंटर को खोजने के लिए तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी मुझे लगता है कि रिश्ते को रीअलाइन करना चाहिए, भारत और चीन और पाकिस्तान। अब मुश्किल ये है कि जो नया कुछ बनेगा उसमें जहां पाकिस्तान रहेगा वहां भारत की स्वाभाविकता नहीं रहेगी। आखिर सार्क का क्या होगा? तो ये जितना अपना पिछला बोझ है दुश्मनी का, कह लीजिए असहमतियों का, असामंजस्य का, उसको उतार करके नए सिरे से एक डिप्लोमेटिक अलायंस अपने इनर सर्किल में करते हुए तब अमेरिका के साथ संबंध हो तो आप डील कर सकते हैं। आप उनसे क्या डील करेंगे? अपने पड़ोस से लड़ करके। अभी जो हमारे सांसद विदेश गए, सभी जगह चले गए, अपने पड़ोस में ही नहीं गए। तो यहां पर संबंध सुधारने की बात है। तो मुझे ये लग रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि विश्व युद्ध की आहट तो सुनाई दे रही है, लेकिन यह किसी 1 पांव 2 पांव की आहट नहीं है। इस धरती पर कान लगाकर सुनिए तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के पांव की आहट है, और वो क्या स्वरूप ग्रहण करेगा मुझे पता नहीं। इस समय में G7 की बैठक होने दीजिए, कुछ नीतियों का खुलासा होगा। अभी 15 तारीख की जो मीटिंग थी ईरान और अमेरिका में, जो इशारा कर रहे थे मनीष सर, वो शायद ईरान ने उस पर विड्रॉ कर लिया, ईरान से नहीं उसमें शामिल हो रहा है। उसमें कहा उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन G7 की मीटिंग होने दीजिए, उसमें नाटो कंट्री या अमेरिका के पक्ष में पता नहीं भारत किन किन शर्तों पर क्या क्या सहमति असहमति लेके जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार वो किताबों की बात आप लोग कर रहे थे, जिस प्रकार आप हिंदू राष्ट्र की हम चर्चा करते हैं, और कनाडा में जा करके आपको जब वहां पर वो आंदोलन का सामना करना पड़ेगा तो उसकी स्वाभाविक वैधता बन जाती है। अभी कह रहे थे ना कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, उसका एक मिरर वैलिडिटी ये बनती है कि जिसको भगवान मार देंगे उसको कोई बचा नहीं सकता है, यानी कि सारा दायित्व भगवान पर है। नहीं तो इस बार तो होना चाहिए कि मोदी जी, आदित्यनाथ जी, डॉक्टर मोहन यादव सब उनको सिक्योरिटी हटा देना चाहिए। हाँ, सिक्योरिटी लेके क्यों घूम रहे हैं? नहीं, ये यही भगवान है। इससे सबसे ज्यादा प्रमाणित तो तभी होता है, मोदी जी बिना सिक्योरिटी के चले जा रहे हैं, साइकिल उठाए, और जैसे कनाडा के राष्ट्रपति या कहिए अमेरिका के ये क्या कहते हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री साइकिल लेके चलते नजर आते हैं, वैसे मोदी जी को चलना चाहिए था। वो खुद स्कूटर लेकर निकल लेते वहां। अभी वहां क्या कहते हैं जो घटना हुई है जहां अहमदाबाद के पास, स्कूटर लेकर निकल लेते, पीछे अमित शाह बैठ जाते, आगे वो चलाते चले जाते। हमने सुना कि पहले जब ये सब मंत्री नहीं बने थे तब स्कूटर चलाते थे, अमित शाह जी स्कूटर पे होते थे आगे और पीछे मोदी जी बैठे होते थे। तो सिक्योरिटी हटाकर ऐसा करना चाहिए था, पता चल जाता भगवान बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं। खट्टर साहब ने मैं ये कह रहा था कि देखिए ये सब अलंकार हैं, ये सब बचाव नहीं, सब अलंकार हैं। बचाने वाला तो भगवान है। ये हैसियत तो भगवान ने दी है कि अलंकार लगाओ। तो खैर नहीं, लेकिन गीता में कृष्ण ने कहा है कि मनुष्यों में राजा हूं मैं।
तो मनुष्यों में राजा हूं मैं, तो राजा जो है आज तो मोदी जी हैं, तो मनुष्य में तो इसलिए वही भगवान है, वो चाहे जिसको हाँ बचाए चाहे जिसको मार दे।